Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is fourth lecture of Strength of Material. Today we are going to discuss these three topics. First topic is your discuss the different type of beam and their reaction and support reaction, basically support reaction. And second topic is to draw the free body diagram of different type of structures. And fourth one is your third one is your to solve the numerical problem based on simple stress, strain and elastic constant. Okay, now let's start our first topic. First topic क्या भाई, हमको बीम डिफरेंट टाइप ऑफ बीम को डिस्कस करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ बीम का मतलब क्या है, अभी तक हम लोग जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उस प्रॉब्लम में हम लोग ये मान के चल देते हैं कि एक ये मेरा बीम हो गया, ठीक है, एक सिंपल बीम हो गया। उस बीम पे इस तरह से लोड अप्लाई करके पुल करते थे या पुश करते थे, ठीक है, पुल या पुश करते थे, यही मतलब टेंसाइल लोड लगाते थे या कंप्रेसिव लोड लगाते थे या सिंपल शियर लोड लगाकर हम लोग डिस्कस करते थे कि कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन अगर रियल लाइफ का मैं बात करूँ, रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है क्या कि कोई बीम है, उसका दो आदमी इसे खींच रहा है, दबा रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में बीम कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर में, किसी फ्रेम में यूज किया जाता है। अब जब किसी स्ट्रक्चर में या किसी फ्रेम में यूज किया जाएगा तो उसको एक तरीके से उसको लगाया जाएगा, उसमें माउंट किया जाएगा, उसमें इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। अब उसका इंस्टॉलेशन का जो होता है वो तरीका अलग अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि बीम को ले जाकर उसको फिक्स कर दिया जाए इस तरह से, मतलब ये बीम है और बीम को ले जाकर इस तरह से फिक्स कर दिए, ठीक है, दीवार में लगा दिए। हो सकता है बीम को वायर लगा के इस तरह से टंगा हुआ है कहीं, जैसे में आप पुल में देखे होंगे। पुल में क्या होता है, जो ओवर ब्रिजेज बनते हैं उसमें एडवांस ओवर ब्रिज में देखे होंगे कि ये जो पुल का नीचे जो बेस है, बेस को वायर के द्वारा टंगा हुआ है, ठीक है ना, वो ओवर हैंगिंग है इस तरह से। तो इस तरह का कहीं ना कहीं मतलब जो फ्रेम है, कहीं स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी फॉर्म में, किसी तरीक़ा से एंगेज करके। तो हम लोग वहीं देखेंगे 5-6 जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें बीम को किस तरह से उसमें लगाया जाता है, किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो वहीं डिफरेंट टाइप ऑफ बीम होता है। तो सबसे पहला होता है वो सबसे सिंपल जो होता है वो कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए बीम है, अगर बीम को कहीं ले जाकर उसका एक एंड को फिक्स कर दिया जाए और दूसरे एंड को फ्री रखा जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर। जैसे मैं ये हो गया मेरा बीम, इसको ले जाकर मैंने इस तरह से इस पर फिक्स कर दिया तो एक एंड इसमें बोर्ड के साथ फिक्स हो गया, दूसरा क्या है, फ्री है भाई। तो ये बीम को क्या बोलेंगे, ये कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम यहाँ पे मैंने एक बनाया भी है, ये कैंटिलीवर बीम है। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड बीम क्या होता है भाई, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड कैसा होगा बीम, अगर ये बीम है, अगर इस बीम को दोनों एंड पॉइंट पे इस तरह से किसी सपोर्ट के द्वारा लगाकर इसको टांगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसा होता है कब, अगर आप देखे होंगे जो अभी ओवरब्रिज सिंपल जो ओवरब्रिज बनता है, ठीक है, गांव में पुल वगैरह देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, नीचे का जो स्लैब होता है, स्लैब ढाल कर लेकर आया जाता है और दो जो पिलर लगा होता है उस पिलर पे इस तरह से रख दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया भाई, एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम कर रहा है, दोनों एंड पे इस तरह से सपोर्ट लगाकर उसको रखा गया है, ठीक है। अब एक होता है आपका कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम क्या होगा कि केवल एंड पॉइंट पे आपको नहीं लगाना है, ठीक है, केवल एंड पॉइंट पे नहीं लगाना है, बीच में भी सपोर्ट दे दी है, ठीक है ना, मतलब केवल एंड पे नहीं है, बीच में भी है, साइड में भी है, कितने भी हो सकता है। अब थोड़ा सा मतलब इसको समझते हैं। अगर जैसे में ये बीम है, बीम में अगर एंड पॉइंट पे दोनों तरफ से सपोर्ट लगा दिया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसी को दो एंड के जगह, दो एंड पॉइंट की जगह बीच में भी किसी से सपोर्ट से लगाकर इस तरह से लगा दें, एक और सपोर्ट या 2-3 जितना मर्जी लगा दे, दो एंड पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर बीच में कहीं लगा देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। क्या इसको बोल देंगे, अभी ये क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड से हट के क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है, ये कंटिन्यूअस बीम बन गया। अगर मैं बोलता हूं कि दोनों एंड पे ना लगाकर किसी एक एंड पे लगाएं और किसी सेंटर में लगाएं, एक एंड फ्री कर दें, समझिए बात को, एक एंड को फ्री रख दिया जाए, अब बाकी बीच में 2 या 3 सपोर्ट लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, देख रहे हैं ये ओवर हैंगिंग है, ठीक है ना, ये इधर क्या है, हैंग किया हुआ, ओवर हैंगिंग। इसको क्या बोल देंगे, ये ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। अब ओवर हैंगिंग बीम भी हो गया, 4 डिस्कस कर लिए, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, कंटिन्यूअस, ओवर हैंगिंग। अब इसके अलावा भी मतलब होता है कि आप जैसे बीम बना है, जैसे मैं इस बीम को क्या किए, एक पॉइंट पे फिक्स रखें, दोनों पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया जाए फ्रेम लगाकर, ठीक है, दोनों पॉइंट पे अगर फिक्स कर दिया जाएगा इस बीम को क्या बोलेंगे भाई, कि दोनों बीम विथ फिक्स एट बोथ एंड, ठीक है, ये बीम फिक्स विथ बोथ एंड। इस तरह से भी होता है, दोनों एंड पे फिक्स कर दिया गया, इधर से भी इस तरह से, ठीक है, बीच में
यूज किया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, बीम बीम फिक्स एट बोथ एंड। तो इस तरह का होता है। अगर ये जो सपोर्ट लगा है इस ओवरहैंगिंग बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम था, या मेरे केस जो था एक कंटिन्यूअस बीम का, उस जो नीचे से सपोर्ट जो लगाया है वो हो सकता है कि हिंज किया हो, ठीक है ना। हिंज मतलब क्या होता है कि इस तरह से फिक्स किया है, इधर इधर रोटेट कर सकता है अपने पॉइंट पे, लेकिन आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है, केवल रोटेट कर सकता है, रोटेशन इसका फ्री है, ठीक है। तो इस तरह का जो सपोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इस तरह का जो फिक्स किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट। क्या बोलते हैं, हिंज सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट जो होता है वो हिंज की जगह पर रोलर भी हो सकता है। रोलर सपोर्ट कैसा होगा भाई, अगर इस तरह से सपोर्ट लगाकर नीचे उसमें क्या कर दें, इस तरह से रोलर चक्का लगा दें। चक्का लगा दें मतलब क्या है, ये आगे पीछे घूम सकता है, आगे पीछे जा सकता है, इसके पॉइंट के अलॉन्ग मूव भी कर सकता है। रोलर सपोर्ट में क्या होगा कि ये तो रोटेशन तो फ्री ही होगा, प्लस में आगे पीछे भी आ जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ये किस तरह का सपोर्ट है, हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। ये हिंज्ड सपोर्ट है, ठीक है। ये किस तरह का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट। किस तरह का सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। तो इस तरह का हम लोग जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर है बीम का। लेकिन जो मेन चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट पे अगर हम लोड लगाते हैं तो वो, अगर मान लीजिए कोई आपके पास बीम दिया गया है, ठीक है, बीम में लोड लगाएं, लोड लगाने के कारण क्या क्या सपोर्ट पे रिएक्शन आता है, मतलब सपोर्ट भी तो उसको रिएक्ट करेगा। अगर आप एक्शन लगाते हैं, अगर मान लीजिए बीम है, मैं बीम को इस तरह से फिक्स करके यहाँ पे रखा हूँ, अगर इस पर मैं लोड लगाता हूँ तो ये देखिए, ये मेरा जो सपोर्ट है उसमें कुछ मूवमेंट आ रहा है, उस पर कुछ रिएक्शन लग रहा है, तभी तो मेरा ये हाथ हिल पा रहा है। लोड लगा रहा हूँ जोर से तो इधर कुछ रिएक्शन आ रहा है, इस एक्शन का इधर कुछ रिएक्शन आ रहा है सपोर्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है ना। सपोर्ट पे क्या रिएक्शन आएगा किसी भी लोड लगाने से, अलग अलग डिफरेंट बीम पे, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन समझते हैं। सपोर्ट रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैंटिलीवर बीम से, ठीक है। कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। एक एंड पे फिक्स किया है, दूसरा एंड क्या है, फ्री है। मैंने दूसरा एंड पे जैसे ही जो लोड है वो अलग अलग तरह का लोड लग सकता है। हो सकता है कि आप शियर लोड लगाएं, हो सकता है कि आप नॉर्मल लोड लगाएं, हो सकता है कि आप उसको बेंडिंग कराएं, बेंडिंग मोमेंट लगाएं, हो सकता है आपको ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएं। अब बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल ये सब जब सीखेंगे उस समय बताएंगे। लेकिन अभी के लिए समझ सकते हैं बेसिक जानकारी के लिए बेंडिंग चीज़ क्या होता है। अगर मैं इस तरह से किसी बीम को एक तरह से पकड़ लूँ और दूसरे तरफ इस तरह से लगा के इसको मोड़ूँ, फोर्स लगा के इस तरह से, तो ये क्या होगा, बेंड हो रहा होगा। तो इस मोमेंट को क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। मार कर दी गया, ज़्यादा लग रहा है, बेंडिंग फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट। और इसको पकड़ के इस तरह से मोड़ूँ, ठीक है, ट्विस्ट करूँ, तो ये क्या होता है, इसमें जो मोमेंट क्रिएट होगा, जो रिएक्शन जनरेट होगा उसको ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ बेंडिंग मोमेंट और ट्विस्टिंग मोमेंट को डिटेल में समझेंगे आगे, बट अभी समझ लेते हैं बेसिक जानकारी कि मतलब क्या क्या रिएक्शन आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर कैंटिलीवर बीम पे नॉर्मल लोड लगाते हैं। इस तरह से अगर नॉर्मल लोड टेंसाइल लोड है, पी टेंसाइल लोड नॉर्मल, इस तरह से आगे लगाएं टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड लगाने के कारण क्या हो रहा है, मतलब यहाँ से फिक्स करके इसको इधर से खींच रहा है, तो सपोर्ट क्या कर रहा होगा, उसको इधर खींच रहा होगा। सपोर्ट क्या कर रहा होगा, उसको बीम को अपने तरफ खींच रहा है। तो ये जो मेरा बीम है, बीम पे किस तरह का रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। सपोर्ट के द्वारा बीम पे किस तरह का रिएक्शन लग रहा होगा। आप इधर आप एक्शन ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब रिएक्शन को समझना है कि किस तरह से लगा होगा। तो आप उधर खींच रहे थे तो सपोर्ट किधर खींच रहा था, बीम को अपने तरफ, क्योंकि वो फिक्स है तो सपोर्ट अपने तरफ खींच रहा था। तो मतलब इधर से जस्ट अपोजिट, जिधर से आप खींच रहे हैं, आप उस साइड खींच रहे हैं राइट साइड, तो ये इधर अपने तरफ लेफ्ट साइड खींचना स्टार्ट कर देगा, मतलब अपोजिट रिएक्शन वो लगाएगा। तो आप जब टेंसाइल लोड लगाएं तो रिएक्शन में भी क्या लग गया, टेंसाइल लोड लग गया इधर अपने तरफ पुल कर रहा है। अब आते हैं, ये तो क्या था जब हम केवल क्या लगाए थे, नॉर्मल लोड लगाए थे। अब शियर लोड लगाते हैं। जैसे हम इस पे शियर लोड लगाएंगे, सपोज करते हैं ये मैंने P1 शियर लोड लगाया। P1 शियर लोड लगाने के कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरह से पकड़ा हूँ, ठीक है, मार्कर को, और मैंने इस तरह से लोड लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से लोड लगाना स्टार्ट किया, शियर लोड, ठीक है। शियर लोड लगाने से क्या कारण क्या हो रहा है, ये जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में
शियर लोड ये भी लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इधर इसको खींच रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा होगा, रोक रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। इस तरह से मैंने लगाया तो सपोर्ट क्या कर रहा है, इसको रोक रहा होगा कि नहीं भाई नहीं आना है, नहीं आना है। सपोर्ट इसको रोक रहा होगा, क्या फिक्स किया हुआ तो सपोर्ट इसको रोक रहा होगा कि नहीं नहीं आना है। ये इधर से लगा रहे हैं तो ये इसको जस्ट अपोजिट लगा रहा होगा। तो आप इधर से लगाए हैं P2, ठीक है ना, P1 शियर लोड लगाए हैं, तो आपको रिएक्शन किधर से दिख रहा होगा, P1 जस्ट अपोजिट, यहाँ पे सपोर्ट P1 रिएक्शन लगा रहा होगा, ठीक है। तो आपको एक शियर लोड का शियर रिएक्शन मिल गया, नॉर्मल लोड का नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। लेकिन P1 जो होगा, P1 कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जो P1 शियर लोड है उसको कहीं ना कहीं इसको मोड़ रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा इसको। अगर मान लीजिए इस तरह से मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको मोड़ रहे हैं हम, तो मोड़ने के कारण जो रिएक्शन, मोमेंट रिएक्शन लग रहा है इस साइड में, इस तरह से जो मोमेंट रिएक्शन लग रहा है, मोमेंट जो लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट उसको बोला जाता है, डिटेल में समझेंगे आगे। लेकिन उस मोमेंट को भी तो ये अपोज कर रहा होगा, नहीं इसको मोड़ने नहीं देंगे। अगर यहीं पे इसको हिंज कर दिया रहता है तो इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो केवल और केवल क्या रखता है, एक रिएक्शन लगता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में शियर रिएक्शन लगता है। लेकिन आराम से इसको मोड़ जाता है, मोड़ने को अलाउड है, ये भाई मोड़ने देगा, चलो ठीक है मोड़ना है मुड़ जाओ। तो मोड़ने को जब अलाउड देगा, मोमेंट को अलाउड देगा तो मोमेंट का रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में ये क्या कर रहा है, फिक्स है, मोड़ने नहीं दे रहा, मोड़ने नहीं देगा तो मोमेंट रिएक्शन भी एक जनरेट होगा। कैसा रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। इस तरह से वो उसको मोड़ रहा होगा, तो इसका अपोजिट करने के लिए ये इस तरह से इसको मोड़ रहा होगा, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरह से मोड़ रहा है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट रिएक्शन भी लगेगा, जिसको हम लोग M से डिनोट कर देते हैं। मोमेंट रिएक्शन इस तरह से लग रहा है, अगर इधर मोड़ रहा है तो इधर मोड़ रहा होगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। हर एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगता है, तो मोमेंट रिएक्शन लग गया। हो सकता है कि मैं इसको जो फिक्स बीम है इस तरह से फिक्स किया, उसको मैं इस तरह से पकड़ के ट्विस्ट करूँ, इस तरह से मोड़ूँ। जब ट्विस्टिंग कर रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि इस तरह से इसको ट्विस्टिंग कर रहे थे, T1 ट्विस्टिंग मोमेंट T1 लगा रहे थे, जब उसको ट्विस्ट कर रहे होंगे तो ट्विस्टिंग को भी वो अपोज कर रहा होगा। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज में मोड़ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं नहीं मोड़ने देना है। अगर ये मैं क्लॉकवाइज में इसको मोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज में अगर इसको मैं मोड़ रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ T1 ट्विस्टिंग मोमेंट लगाकर, तो ये क्या कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज लगा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में लगा रहा होगा कि नहीं नहीं मोड़ने देना। तो एंटी क्लॉकवाइज में एक रिएक्शन लगा रहा होगा, वो क्या कैसा रिएक्शन लगा रहा होगा, ट्विस्टिंग रिएक्शन, ठीक है, इस तरह से ट्विस्टिंग रिएक्शन लगा रहा होगा T1, ठीक है। तो चार तरह का लोड होता है, एक एक्सियल लोड, एक नॉर्मल लोड, शियर लोड, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, चार लोड होता है। और चार लोड का ये रिएक्शन फिक्स सपोर्ट देता है। तो कहने का मतलब क्या मिला, जो सपोर्ट है उसका रिएक्शन, फिक्स सपोर्ट का चारों रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर चार लोड लगाते हैं तो चारों का चारों वो रिएक्शन दे देगा, ठीक है। अगर आप एक्सियल लगाएंगे तो एक्सियल का भी रिएक्शन देगा, शियर लगाएंगे तो शियर का भी रिएक्शन, अगर बेंडिंग मोमेंट लगाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट का भी रिएक्शन देगा, अगर ट्विस्टमेंट लगाते हैं तो ट्विस्टिंग मोमेंट का भी यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं, अगर ये फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स सपोर्ट ना होके हिंज सपोर्ट मैंने लगा दिया होता, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन देख रहे हैं तो फिक्स सपोर्ट का तो रिएक्शन देख लिए भाई, चार रिएक्शन इसमें आ रहा है। फिक्स सपोर्ट में कैसा रिएक्शन आ रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट में आपको चार रिएक्शन देखने को मिला। अब आते हैं हम लोग किस तरह का सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, ठीक है, हिंज सपोर्ट का देखते हैं, ठीक है, मतलब इस तरह से हिंज किया हुआ है। हिंज सपोर्ट किस तरह का रिएक्शन देता है, हिंज सपोर्ट का रिएक्शन हम लोग देखते हैं। हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन आता है, ठीक है। अगर मैं हिंज कर दूं, ठीक है, किसी भी मेंबर को, जैसे मैं ये एक मेंबर है, एक मेंबर को मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, तो हिंज करने से क्या होगा, अगर आप इस पे एक्सियल लोड लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से मैंने हिंज कर दिया, हिंज करने के बाद मैंने इस पे एक्सियल लोड लगाया तो उसका अपोज कर रहा होगा हिंज सपोर्ट। तो एक तो मेरा एक्सियल लोड का मतलब नॉर्मल लोड का रिएक्शन मेरे को मिल गया, तो मतलब एक रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला आता है कि नहीं, शियर का। शियर इस पे लगाएंगे, ठीक है, इधर से P1 शियर लगाएंगे तो शियर का भी ये अपोज करेगा। कैसे भाई, ये लगाया हुआ है, अगर मैं इस पे ऊपर से लगाऊंगा, पिन किया हुआ है ना, तो पिन किया हुआ तो अगर इस पे ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो ये उसको अपोज कर रहा होगा ना। अगर मैं किसी चीज़ को इस तरह से फिक्स कर दो, पिन लगाकर फिक्स करने का जस्ट उसके ऊपर से मैं लोड लगाऊं तो इस लोड को अपोज कर रहा होगा भाई वो पिन, तो पिन लोड अपोज कर रहा है, मतलब शियर का मेरे को एक रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको बेंड करूं, क्या करूं, बेंड करूं, बेंड करने का मतलब क्या, इस तरह से फिक्स करके इसको इस तरह से मोड़ूं, ये तो मुड़ जाएगा भाई, इस पर कोई रिएक्शन नहीं लगा रहा। अगर रिएक्शन लगाता तो मुड़ने नहीं देता, तो मतलब ये बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन नहीं देता है। तो बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन कितना हो गया, जीरो, कोई रिएक्शन नहीं होता है।
अब आते हैं ट्विस्ट करके, अगर इस तरह से पकड़ लूँ और इस तरह से ट्विस्ट करूँ, ठीक है, ट्विस्ट करूँ, ट्विस्ट हो पाएगा नहीं, पिन किया हुआ तो भाई ट्विस्ट कैसे हो जाएगा, ट्विस्ट नहीं हो पाएगा। तो ट्विस्टमेंट का रिएक्शन ये देता है। तो मतलब ओवरऑल इसमें कितना रिएक्शन आ गया, 3। हिंज सपोर्ट में कितना रिएक्शन आ गया, 3 रिएक्शन आ गया। एक सपोर्ट और क्या होता है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट किस तरह से होगा भाई, इस तरह से, यहाँ पे फिक्स जो था नीचे से बेस में, अब क्या लगा दी है, रोलर। रोलर लगाने से क्या होगा, जैसे आपने पी लोड इधर से अप्लाई किया, टेंसाइल हो चाहे टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, तो अगर रोलर लगा दिए, नीचे रोलर है इस तरह से, ठीक है, ये कैप को रोलर मान लेते हैं, इधर से ये रखा हुआ है रोलर पे ये, तो जैसे ही मैं रोलर सपोर्ट लगा, अगर मैं इधर से पुल करता हूँ, चाहे पुश करता हूँ, सॉरी पुश कर रहा हूँ इधर से, तो पुश करने से क्या होगा, मेरा रोलर रोटेट कर रहा होगा, तो कोई रिएक्शन लगा रहा है इसमें, भाई कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, आराम से रोलर रोटेट करके आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन को निग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ये क्या हो, कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, कोई रिएक्शन नहीं लग रहा। तो मतलब ये क्या करता है, जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट क्या करता है, इसमें आपका नॉर्मल लोड का रिएक्शन क्या होता है, 0, कोई रिएक्शन नहीं होता है। शियर का रिएक्शन, भाई शियर लोड अगर इस तरह से इस पर रखा हुआ है, ठीक है, रोलर पे ये रखा हुआ है मेरा मार्कर, अगर मैं इस तरह से फोर्स लगाऊं ऊपर से, तो क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा होगा ना जी, इधर से अगर मैं ऊपर से लगाऊंगा तो नीचे इसको दबने नहीं देगा, ठीक है, नहीं नीचे जाने नहीं दे रहा है, मतलब क्या आ रहा है, रिएक्शन लग रहा है, वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, वर्टिकल रिएक्शन मतलब शियर रिएक्शन लग रहा है, तो वो शियर रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। अब आता है बेंडिंग का, अगर इस तरह से रखा हुआ है, सेम केस है, तो यहाँ पे तो हिंज ही है, एक तरह से हिंज ही है ना, रोलर रखा हुआ है, रोलर मतलब हिंज है, तो मतलब क्या होगा, इसमें तो ऐसे ही मतलब बेंडिंग का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, 0 होगा। भाई रोलर नीचे रखा हुआ है, हिंज किया हुआ है, तो इसमें कोई रिएक्शन होगा, नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो मतलब ये रिएक्शन कितना होता है, 0। ट्विस्टमेंट का, रोलर पे इस तरह से रखा हुआ है, रोलर पर रखा हुआ तो कितना भी ट्विस्टमेंट लगा दो क्या होगा, 0 होगा। रोलर पे कोई भी चीज़ रखा हो तो उसको ट्विस्टिंग रिएक्शन होगा, कुछ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ट्विस्टिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ रोलर पर एक ही रिएक्शन होता है, वो वर्टिकल रिएक्शन होता है, बाकी कोई रिएक्शन उसमें नहीं होता है। जबकि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में ट्विस्टमेंट का रिएक्शन होता है, और ट्विस्टमेंट का होता है, नॉर्मल लोड का रिएक्शन होता है, और शियर का रिएक्शन होता है, बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन 0 होता है, और फिक्स सपोर्ट में चारों का चारों रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इतना गाथा गाने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी मेंबर को एनालाइज करें तो उसमें आपको कंप्लीट ये पता चल जाए कि उसमें कौन कौन सा फोर्स उस बॉडी पर लग रहा है, किधर किधर से फोर्स लग रहा है। अगर आपको फोर्स और लोड पता चल जाएगा कि उस पर क्या लग रहा है, तो आप इजीली उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए ये आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया। अब ये हम लोग समझ गए रिएक्शन ऑफ सपोर्ट, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ सपोर्ट, और उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, ये समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कि एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। एक मतलब एक बीम सिलेक्ट करते हैं, 1 या 2, उसमें कितने भी बीम लगे हों, बीम को देखते हैं, बीम को एनालाइज करेंगे। बीम एनालाइज करने के बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि कहाँ कहाँ उसमें फोर्स लग रहा होगा, कितना अमाउंट में फोर्स लग रहा है, ये सब चीज़ को देखेंगे। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस मेंबर का, ठीक है, हर एक मेंबर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर समझेंगे उसका किधर किधर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब इस मेंबर का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। इस मेंबर को पहले ध्यान से देखते हैं, ये मेंबर है किस तरह से और क्या इसमें है। ये मेंबर में बेसिकली क्या किया गया है कि इस तरह से एक वॉल है, ठीक है, ये वाल है, जैसे बोर्ड मेरे लिए वाल हो गया, ये वाल है। वाल पे एक बीम इस तरह से फिक्स किया हुआ है, एक एंड फिक्स किया हुआ है, मतलब एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जो कि ए बी है। ये मेरा वाल है, ठीक है, ये वाल पे ए बी इस तरह से क्या किया है, फिक्स किया गया है, ठीक है। कैंटिलीवर हो गया था ये। कैंटिलीवर बीम में इस बीम ए बी के जैसे ही कंप्लीट होने के बाद उसमें परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, जस्ट परपेंडिकुलर क्या किया गया है कि एक दूसरा बीम इस पे इस तरह से इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल कर दिया गया। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लू वाला मार्कर है, इस ब्लू वाले मार्कर यानी सेकंड बीम BC, इस BC के एंड पे फोर्स लगा हुआ है P1, P2, P3, P4, ये 4 लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको ये बताना है कि मेंबर AB पे कौन कौन सा लोड लग रहा है और वो लोड का नेचर क्या है, और मेंबर BC में कौन कौन सा लोड लग रहा है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंबर
BC से, BC के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस तरह से BC को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा होगा B पॉइंट और ये हो गया मेरा C पॉइंट। C पॉइंट को देखते हैं। C पॉइंट पे अगर आप देखिएगा तो इस मेंबर में इस तरह से एक P1 फोर्स लगाया गया है, एक P1 फोर्स इस तरह से लगाया गया है। BC मेंबर, ये BC मेंबर है, ये फोर्स को बता रहे हैं। ये इस तरह से एक P1 फोर्स लगा है। तो ये फोर्स जो है इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, इस तरह से ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो पैरेलल होने के कारण क्या होगा, ये जो P1 लोड है वो क्या कर रहा है, शियर लोड की तरह काम कर रहा है। मतलब जो C सेक्शन पे P1 कैसा है, इधर से है, ठीक है। P1 इस तरह से है, ठीक है। P1 समझ गए। P1 के कारण जो मेंबर BC है, जो B दूसरा जो B में उस पर फिक्स किया है, एक तरह से जो मेंबर B का जो एंड है वो कहीं ना कहीं फिक्स किया गया है। तो उस फिक्स के कारण वहां पे एक रिएक्शन डेवलप हुआ होगा, सपोर्ट रिएक्शन। वो सपोर्ट कैसा है भाई, फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में बोला था कि चारों का चारों रिएक्शन वहां पे डेवलप होता है। तो चारों का चारों जब रिएक्शन डेवलप होगा तो इस P1 के कारण ये B पॉइंट पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप हुआ होगा। किधर भाई रिएक्शन डेवलप हुआ होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है, इस तरह से एक शियर लोड लग रहा होगा, ठीक है भाई। P1 एक शियर लोड लग रहा होगा B पॉइंट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड लग गया है। अब आते हैं P2 को समझते हैं। ये मेंबर BC है, BC में इस तरह से लोड लग रहा है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह। वो P1 किस तरह से लग रहा था, इस तरह से। P2 किस तरह से लग रहा है, इस तरह से। तो P2 भी क्या है, एक तरह का शियर लोड है। लेकिन अब इस मेंबर में आए तो इस मेंबर के अनुसार पहले ऐसा था तो ऐसे लग रहा है, इसको ले इधर, तो मतलब ये इनसाइड द बोर्ड, मतलब इस प्लेन में इनसाइड जा रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेंबर जो हो यहाँ पे एक शियर फोर्स लग रहा है जो कि इनसाइड जा रहा है। अगर मैं सर्कल पार कर इस तरह से क्रॉस लगाता हूँ तो मतलब कि वहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है। ये P2 फोर्स जो है जो किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है भाई, ठीक है। तो अंदर अगर P2 फोर्स लग रहा है जो शियर नेचर का है, तो P2 फोर्स के जस्ट रिएक्शन में B पॉइंट पे एक P2 अमाउंट में ही रिएक्शन लग रहा होगा जो क्या हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा होगा। आउटवर्ड को कैसे शो करेंगे, इस तरह से, ठीक है। सर्कल के अंदर एक डॉट लगाकर, तो इस सर्कल के अंदर एक कार लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे P2 रिएक्शन है, समझ गए। उसी तरह से P3 को समझते हैं। P3 क्या कह रहा है कि ये जो मेरा सपोर्ट रिएक्शन है, उस सपोर्ट रिएक्शन में इस तरह से मेरा एक लोड लग रहा होगा, इस तरह से। इस तरह से कहने का मतलब क्या है, ये बाहर की तरफ एक लग रहा होगा। तो मतलब एक और यहाँ पे सर्कल होगा जो कि क्या दिखा रहा होगा, आउटवर्ड में एक फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, P3 अमाउंट में। उसी तरह से हम देखेंगे P4 में। P4 क्या बता रहा होगा, P4 बता रहा होगा कि अपवर्ड में इस तरह से फोर्स लग रहा है, उसके जस्ट रिएक्शन में एक डाउनवर्ड में फोर्स लग जाएगा जिसका अमाउंट होगा P4, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और ये इस अंदर जा रहा था, उसका अंदर के जगह पे यहाँ पे एक बाहर में एक रिएक्शन आ रहा होगा जिसका अमाउंट क्या होगा, P3। तो ये मेरा रिएक्शन किस पे आ गया, ये रिएक्शन किस पे आ गया। और जो लोड का नेचर है वो समझ गए, रिएक्शन समझ गए BC पे। BC का पे जितना भी फोर्स लग रहा था उसका हम लोग डायग्राम बना लिए, ठीक है, बना लिए। बना के क्या किए, बना के हम लोग ये समझ गए कि उस पर कौन कौन सा लोड लग रहा है। अगर लोड मेरे को पता चल गया तो हम हर तरह का स्ट्रेस जो उसमें डेवलप हुआ होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोड जब पता हो जाएगा कौन कौन सा लोड लग रहा है, उससे हमको सारा चीज़ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ये AB पे भी तो कुछ लोड लग रहा होगा। इस लोड के कारण AB पे कैसे लोड लग रहा होगा, कौन सा लोड रहेगा, उस चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेंबर AB को यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेंबर मेरा A है, B है, ठीक है। AB मेंबर है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B हो गया, ठीक है। अब AB मेंबर पे ये जो P1 है, ये P1 मतलब ये मेरा AB मेंबर है, ये BC मेंबर है। इस BC मेंबर पे ये P1 इस तरह से लग रहा है, मतलब P1 इस तरह से लग रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेंबर AB के लिए जो P1 लोड है वो क्या है, इसेंट्रिक शियर लोड है। क्योंकि वो जो है वो जो लोड का है, वो लोड का जो प्लेन है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ
मेंबर ए बी है, ठीक है। अब पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर ए बी है तो मतलब क्या हो गया, वो शियर हो गया, लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसके कारण वो क्या हो गया, जो P1 होगा वो ए बी मेंबर के लिए किस तरह से एक्ट कर रहा होगा, इसेंट्रिक शियर लोड। क्या कर रहा होगा P1, इसेंट्रिक शियर लोड के तरह एक्ट कर रहा होगा। ये तो बात सही है। अब इसेंट्रिक शियर लोड के कारण क्या हुआ होगा, इसेंट्रिक शियर लोड के कारण क्या हुआ होगा, कहने का मतलब जब भी कोई भी चीज इसेंट्रिक होता है, कहने का मतलब अगर ये सेंटर से पास हो जाता, सेंटर से पास हो जाता तो शियर होता। अगर थोड़े दूर इस तरह से इस ज्वाइंट करके अगर यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, मतलब इसेंट्रिक लोड लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिंच की तरह, मतलब जैसे रिंच हो गया, रिंच को मैं यहाँ पे लगा देता किसी नट के अंदर, इधर से फोर्स लगाता, तो फोर्स लगाते समय क्या होता है, जब आप फोर्स लगा रहे हैं एक तो डायरेक्ट इस पर शियर लोड लग रहा है, लेकिन वो इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक इसेंट्रिसिटी के कारण क्या हो रहा होगा, वो मुड़ रहा होगा, उसको ट्विस्ट कर रहा होगा, उस पर ट्विस्टमेंट लग रहा होगा। क्या बात कर रहे हो, अभी तो ट्विस्टमेंट तुम समझा नहीं, ट्विस्टमेंट के बारे में यहाँ पर डील करने लगा, इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूँ, बस इतना सेंस समझ तो आ रहा है कि हाँ उसको ट्विस्ट कर रहा होगा। अगर रिंच की तरह, मैं रिंची की तरह न लग रहा है, यहाँ पर रिंच लगा दिया गया, मेंबर बीसी क्या है, एक रिंच की तरह हो गया, मैंने इस पर रिंच लगा दिया, इसको नट समझ लो एबी को। अब इस नट बोल्ट समझ लो, सॉरी बोल्ट समझ लो, बोल्ट में मैंने यहाँ पे रिंच लगा दिया, रिंच लगाकर इस तरह से मैं मोड़ रहा हूँ, तो मोड़ने के कारण क्या हो रहा होगा, एक तो उसमें ट्विस्टमेंट जनरेट होगा, ट्विस्टमेंट के साथ साथ उस पर शियर लोड भी लग रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक इस तरह से जो P1 है वो P1 शियर भी लग रहा होगा, P1 शियर के अलावा एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी लग रहा होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट वो किधर डायरेक्शन में मोड़ रहा होगा, इस तरह से लोड लगा होगा तो वो मोड़ रहा है इधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एक ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगा होगा, जिसका अमाउंट कितना होगा T1। अभी मैं मोमेंट निकालना नहीं सिखाया हूँ, इसलिए मैं T1 लिख रहा हूँ, ना तो मैं बता देता T1 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये मेरा T1 मोमेंट लग रहा है, ये तो बस यही होगा। ये P1 के कारण क्या आ गया, P1 भी आएगा, ट्विस्टिंग मोमेंट भी आ गया। ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है भाई। तब तो एक बात तुम ये भी बताओ कि जब तुम ये बोल रहे हो कि रिंच की तरह मैंने इधर से लगाया तो ट्विस्टिंग जनरेट हो गया, तो ये भी तो हो रहा होगा कि अगर मैं इस तरह से होल्ड करके इस पे रखा हूँ तो इसको, ये जो शियर लोड लग रहा होगा इस तरह से जब शियर लोड लगा रहा हूँ तो ये मोड़ रहा होगा, मोमेंट लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा मोमेंट, बिल्कुल लग रहा होगा मोमेंट। तो कहने का मतलब जब मेरा मेंबर BC है, BC पे एक मोमेंट रिएक्शन भी लग रहा होगा, किसके कारण, P1 और P4 के कारण, P2 के कारण, P3 के कारण। जब भी शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स एक मोमेंट रिएक्शन जनरेट करेगा। शियर फोर्स क्या करेगा, शियर फोर्स जब भी होगा, शियर फोर्स हमेशा एक मोमेंट रिएक्शन और एक शियर रिएक्शन जनरेट करेगा। यहाँ पे P1 P2 P3 सारा P4 सब का सब क्या है, एक शियर फोर्स है। शियर फोर्स होगा तो एक रिएक्शन जनरेट करेगा। किस तरह का रिएक्शन जनरेट करेगा, बेंडिंग मूवमेंट का रिएक्शन जनरेट करेगा, मोड़ रहा होगा, बेंडिंग को रोकना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसेंट्रिक शियर है। इसेंट्रिक शियर क्या करता है, एक शियर रिएक्शन देता है प्लस में एक ट्विस्टिंग रिएक्शन देता है। यहाँ पे देख सकते हैं AB जो मेंबर था उसमें BC एक रिंच की तरह काम कर रहा था, BC पे एक शियर लोड लगाया था, मतलब शियर लोड जो था वो AB के लिए किस तरह से एक्ट कर रहा था, इसेंट्रिक शियर लोड की तरह काम कर रहा था। इस इसेंट्रिक शियर लोड के कारण AB पे क्या आ गया, इस इसेंट्रिक शियर लोड के कारण AB पे एक शियर लोड भी आ गया और एक ट्विस्टिंग रिएक्शन भी आ गया। कहने का मतलब क्या समझ गए, कहने का मतलब आज से हम ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर जहाँ शियर फोर्स केवल लग रहा होगा तो शियर फोर्स हमेशा एक शियर रिएक्शन देगा, शियर रिएक्शन के साथ साथ और क्या देगा, एक मोमेंट रिएक्शन देगा, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, जो मोमेंट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन। अब बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो हम लोग समझ गए। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि उसको मोड़ रहा होगा, बेंड कर रहा होगा, तो बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन दे रहा होगा, ठीक है भाई। अगर यही इसेंट्रिक शियर फोर्स होगा, इसेंट्रिक शियर फोर्स होगा, वो हमेशा क्या देगा, एक शियर रिएक्शन देगा प्लस में एक ट्विस्टिंग मोमेंट रिएक्शन देगा। यहाँ पे बॉन्डिंग मोमेंट रिएक्शन आ रहा था, यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट रिएक्शन आएगा। बात समझ गए, क्लियर है भाई। जब इसेंट्रिक शियर फोर्स होगा, इसेंट्रिक फोर्स जो होगा, इसेंट्रिक शियर फोर्स दो रिएक्शन देगा, एक आपका रिएक्शन देगा शियर रिएक्शन, ट्विस्टिंग मोमेंट रिएक्शन, जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो बेंडिंग, जो शियर फोर्स होगा वो बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन देगा और शियर रिएक्शन देगा, ठीक है भाई। अब आते हैं AB के लिए, समझते हैं AB के लिए कौन सा, P2 किस तरह से एक्ट कर रहा है। भाई ये मेरा मेंबर AB हो गया, ये हो गया BC, बिस्तरी इस तरह से अटैच है, उस पर मैं इस साइड से P2 लोड लगा रहा हूँ। ये P2 लोड क्या है भाई, ये जो P2 लोड लग रहा होगा
ये P2 लोड क्या है, P2 लोड जो है मेरा ये नॉर्मल लोड है। किस तरह का नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड है, लेकिन क्या ये नॉर्मल ही है, नहीं, इसेंट्रिक नॉर्मल है, यानी इसेंट्रिक एक्सियल, इस एक्सिस से जस्ट इसेंट्रिक नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड नहीं है। नॉर्मल लोड क्या होता है, अगर वो पॉइंट से पास हो जाता है तो नॉर्मल लोड हो जाएगा, लेकिन ये इसके क्रॉस सेक्शन के जो सेंटर पॉइंट है उससे पास नहीं हो रहा है, उससे हटकर पास हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, लेकिन उसका प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है। जो मेरा लोड के प्लेन है, ये मेरा लोड का प्लेन है, इसके क्रॉस सेक्शन के जस्ट पैरेलल है, सॉरी इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन हो गया, क्रॉस सेक्शन के जस्ट ये परपेंडिकुलर मेरा लोड है। जब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है लोड तो उसको नॉर्मल लोड बोलते हैं। अब नॉर्मल लोड है लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है ए बी मेंबर के, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसेंट्रिक नॉर्मल लोड की तरह काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, इसेंट्रिक नॉर्मल लोड। जो ए बी है, ए बी के लिए P2 किस तरह से एक्ट कर रहा है, इसेंट्रिक नॉर्मल लोड। अब इसेंट्रिक नॉर्मल लोड से क्या हो रहा होगा, ये नॉर्मल लोड इस तरह से समझिए कि मोड़ रहा होगा इसको। ये नॉर्मल लोड जो है, ये जो नॉर्मल लोड है इसेंट्रिक नॉर्मल, ए बी के लिए इसेंट्रिक नॉर्मल है, ए बी के लिए जो इसेंट्रिक नॉर्मल लोड है वो क्या कर रहा होगा, इसको इधर मोड़ रहा होगा। इसको पकड़, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से भी जॉइंट है, तो अगर इधर से फोर्स लगाएंगे ये इसको इस डायरेक्शन में मोड़ रहा होगा। किधर मोड़ रहा होगा, इस डायरेक्शन में मोड़ रहा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी इसेंट्रिक नॉर्मल लोड होगा, इसेंट्रिक नॉर्मल लोड, जब भी इसेंट्रिक नॉर्मल लोड होगा वो क्या करेगा, वो एक जनरेट करेगा बेंडिंग मोमेंट को और साथ साथ नॉर्मल लोड भी जनरेट करेगा। कहने का मतलब P2 यहाँ पे एक नॉर्मल लोड इस तरह से जनरेट कर रहा होगा और इस P2 के साथ साथ एक इस तरह से पकड़ के मैं इधर कर रहा हूँ तो एक एंटी क्लॉकवाइज में एक मूवमेंट भी जनरेट कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में एक मूवमेंट भी जनरेट कर रहा होगा। मूवमेंट का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग बाद में निकालेंगे, बस समझ लेते हैं कि हाँ एक मूवमेंट भी जनरेट हुआ होगा एंटी क्लॉकवाइज में, जिसका अमाउंट m1 है। ठीक है, मैं P2 को समझ गया। P4 को समझते हैं। P4 क्या है भाई, P4 इस तरह से होल्ड कर देते हैं। P4 इधर लग रहा, P4 इधर लग रहा मतलब जस्ट P1 की तरह है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इसेंट्रिक शियर लोड है। P4 क्या है, AB मेंबर के लिए इसेंट्रिक शियर लोड है। अगर P4 जो है मेंबर AB के लिए इसेंट्रिक शियर लोड है तो P4 क्या जनरेट कर रहा होगा, एक यहाँ पे रिएक्शन जनरेट कर रहा होगा शियर का, और एक साथ साथ किसका जनरेट कर रहा होगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट का। ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो किधर होगा, इधर रोटेट करा रहे हैं, इधर रोटेट करा रहे हैं, उसको पकड़ कर दो, किधर फोल्ड हो रहा है, इस डायरेक्शन में, किधर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो ये क्लॉकवाइज में एक मेरा ट्विस्टिंग मूवमेंट भी आ रहा होगा, इधर से ट्विस्टिंग मूवमेंट, जिसका वैल्यू मैं T2 रख देता हूँ। उसी तरह से P3 के लिए करेंगे। P3 क्या है, जस्ट P2 का अपोजिट है। P2 का अपोजिट का मतलब क्या है, ये अंदर में इस तरह से इसेंट्रिक नॉर्मल लोड है, इनसाइड है, ठीक है, कंप्रेसिव नेचर का है, तो यहाँ पे एक कंप्रेसिव नेचर का नॉर्मल लोड लगेगा जिसका वैल्यू P3 होगा, और ये P3 क्या कर रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट M2 जनरेट कर रहा होगा। ये समझ गए। इसी तरह से हम लोग पहले देखेंगे। ये तो काफ़ी मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लिया, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं। सिंपल का तो आप रिएक्शन निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स केस लिया था। कॉम्प्लेक्स केस से क्या हो गया कि सारा का आपको रिएक्शन निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन निकालना सीख गए। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या भाई, FBD बनाना सीख गए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए। ये कॉम्प्लेक्स केस का। अब एक हम लोग क्या करते हैं, सिंपल केस लेते हैं, उस सिंपल केस का FBD बनाते हैं। भाई सिंपल केस किस तरह से लेंगे, आओ देखते हैं भाई सिंपल केस किस तरह से लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक सिंपल सा मेंबर है इस तरह से, लेकिन वो क्या है, प्रिज्मेटिक नहीं है। प्रिज्मेटिक नहीं है कहने का मतलब क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन उसको मैंने क्या किया है, एक तरह से फिक्स कर दिया है। एक साइड फिक्स कर दिया है, एक साइड फ्री रखा है। ये मेरा मेंबर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका ये मेंबर है, इसका लेंथ क्या है 3L है। मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है। ये जो मेरा मेंबर है इसको मानते हैं ये मेरा A है, ये मेरा O है।
ठीक है। ये जो एओ मेंबर है, एओ मेंबर जो है वो क्या है, वो किस तरह का बीम है, वो कैंटिलीवर बीम है। मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब इस कैंटिलीवर बीम में अलग अलग तरीके से फोर्स लगाया जा सकता है, अब मैं फोर्स दिखाता हूँ। अब आपको उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और बताना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लोड लगाया एक P1, यहाँ पे मैं लगाया, यहाँ पे P लिखते हैं ताकि न्यूमेरिकल टाइप्स का बन जाए। 2P मैंने लगाया, इधर इसमें 3P लगा दिया, ठीक है। इसका ABCD हर एक पॉइंट को मतलब D लिख देते हैं ताकि आसान होगा, ठीक है। ये मेरा AD मेंबर है, AD मेंबर में 3 छोटे छोटे ब्लॉक ज्वाइन करके बनाया है और हर एक ब्लॉक पे अलग अलग वैल्यू का फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेम मटेरियल का सारा है, मटेरियल सबका सेम है। अब मेरे को पूछा जाएगा कि भाई बताओ हर एक छोटे छोटे ब्लॉक में किस तरह का फोर्स लग रहा हुआ, किस तरह से रिएक्ट। तो हर सेक्शन का हम लोग ने क्या लोडिंग डायग्राम दिखा दिया कि जो मेरा CD सेक्शन पे है उस पर भी कुछ लोड है, BC सेक्शन है उसमें भी लोड है और AB सेक्शन में लोड है, ठीक है। प्रिज्मेटिक नहीं है मेंबर, ये क्लियर है। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली CD मेंबर में कितने फोर्स लग रहे हैं, BC मेंबर में कितने फोर्स लग रहे हैं और AB मेंबर में कितने फोर्स लग रहा है। मतलब हर एक बॉडी का डायग्राम बनाना है, क्या फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि हमको पता चले हर एक बॉडी में एक्चुअली में कितना लोड लग रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस मेंबर को हर एक पार्ट को निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं कि ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन लगेगा जिसमें एक मेंबर के अंदर बीच बीच में इधर उधर फोर्स लगाया है, तो आप जहां जहां फोर्स लगाया है वहां से उस मेंबर को स्प्लिट कीजिए, तोड़िए और तोड़ने के बाद उस पर देखिए कि उस पर एग्जैक्टली फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर फ्री एंड है, फ्री एंड से स्टार्ट करते हैं। फ्री एंड में एक मेरे पास मेंबर है, क्या है, CD। उस CD मेंबर को यहाँ पे बनाते हैं। ये मेरा मेंबर है, क्या है, CD मेंबर है। CD मेंबर में ये लोड जो है कितना लग रहा है, P लोड लग रहा है भाई, P लोड लग रहा है। और ये जो CD मेंबर है कहीं ना कहीं ये मेंबर AC में फिक्स किया है, उसका CD मेंबर का एक पोजीशन मेंबर AC में क्या किया गया है, फिक्स है। मतलब ये जो CD मेंबर है ये एक हिंज में बोल रहा हूँ, जो CD मेंबर है वो क्या है, एक कैंटिलीवर का काम कर रहा होगा। जो CD मेंबर है वो किस तरह से काम कर रहा है, एक कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा होगा। और जिसमें जो कैंटिलीवर बीम में जो सपोर्ट लगा रहता है वो सपोर्ट कौन है, यहाँ पे मेंबर AC। ये मेंबर AC क्या कर रहा होगा, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा होगा। अगर मेंबर AC सपोर्ट की तरह काम कर रहा होगा तो मेंबर AC क्या किया होगा, मेंबर CD पे एक रिएक्शन जनरेट किया होगा। कौन सा रिएक्शन भाई, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन CD पे किधर होगा, जो अप्लाइड लोड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल टेंसाइल लोड है तो इधर से एक जस्ट अपोजिट में एक नॉर्मल टेंसाइल लोड लगा होगा, ठीक है, P अमाउंट का। और इसमें कोई लोड लगा है, नहीं लगा है, ठीक है भाई। तो इधर ये मेंबर पे P लोड लग गया, ठीक है, मेरा इसका काम खत्म। अब आते हैं मेंबर BC के लिए। मेंबर BC को हम इधर बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे ये मैं मेंबर BC ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया, मेंबर BC। मेंबर BC में क्या है, मेंबर BC बोल रहा है कि C पॉइंट पे 2P लोड लग रहा है। कितना लोड लग रहा है भाई, 2P लोड लग रहा है। तो मैं C मेंबर पे इधर 2P लोड लगा दूं, हाँ भाई लगा दो, 2P लोड लगा दो, लगा दिया मैंने। फिर बात ये आता है कि भाई मेंबर जो BC था उसमें तो ये 2P लोड लग ही रहा है, लेकिन ये जो P है इसके कारण भी यहाँ पे तो खिंचाव आ रहा होगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को इधर कोई खींच रहा है लोड लगा के 2P से, और मेरे को तो खींच ही रहा है। मेरा हाथ जो मेरे से जुड़ा हुआ इसको भी इधर आगे के डायरेक्शन में P लोड लगा के खींच रहा है। बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को आप इधर से खींच रहे हैं, दूसरा बंदा मेरा हाथ धक्कर भी खींच रहा है, आप 2P लोड लगा रहे हैं, वो P लोड लगा रहा है। तो दोनों मिलकर मेरे पे जो नेट लोड लग रहा है कितना लग रहा है, ये 2P जो खींच रहा था वो, प्लस में एक इधर से जो मेरा हाथ धर के खींच रहा था वो आप ही के डायरेक्शन में, वो दोनों मिलकर कितना लोड लगा दिया, 3P। तो एक्चुअली में मेंबर BC है उस पर 2P तो लोड लगा ही रहा था, उसके साथ साथ जो ये P लोड ये आकर लगा दिया है वो भी लग रहा होगा। क्या बात कर रहे हो, तब यहाँ पे तो मेरे को P ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नेट फोर्स किधर लग रहा है भाई, आगे का तरफ 2P + P। ये तो बात सही है, 2P +
पी लोड लग रहा है, ठीक है मैं मान गया। अब मेंबर BC पे जो मेंबर BC है वो क्या कर रहा होगा, एक यह कैंटिलीवर बीम की तरह काम कर रहा होगा जिसका सपोर्ट जो होगा वो क्या है AB किस तरह से लग रहा है सपोर्ट की तरफ, तो AB क्या लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगा रहा होगा रिएक्शनल, ठीक है। रिएक्शन सपोर्ट कितना लगाएगा, जस्ट अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड में 2P + P कितना होता है 3P अमाउंट का इधर लोड लग रहा होगा। ये भी मेरा मेंबर BC का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेंबर AB में। अब मेंबर AB को हम यहाँ पे बनाते हैं। मेंबर AB क्या बोल रहा है भाई, मेंबर AB बोल रहा है कि मेरे को कोई 3P से इधर धक्का दे रहा है, क्या इसको भूल जाइए, इधर क्या है उसको बाद में देखेंगे, पहले मेंबर AB पे देखते हैं लोड क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो मेंबर मैं मान लो AB हूँ, मेरे को इधर से 3P से धक्का दे रहा है, गिर गया क्या, नहीं 3P से इधर से धक्का दे रहा है, तो धक्का मेरे को 3P लोड से दे रहा है, लेकिन मेरे से हाथ जो जुड़ा हुआ है आगे, मेरे को कोई 3P से धक्का दे रहा है लेकिन मेरे हाथ में जुड़ा हुआ BC में जुड़ा हुआ CD, मतलब एक चैन बना है, वो चैन को 2P और P से खींचा जा रहा है, मतलब टोटल कितना खींचा जा रहा है 3P लोड से खींचा जा रहा था। अब कोई 3P लोड से मेरे को धक्का दे रहा है तो मैं क्या करूंगा भाई, ना 3P इधर धकेल रहा है 3P आगे खींच रहा है, तो टोटल मेरे पे कितना लग रहा होगा, मेरे पे टोटल लग रहा होगा 0, 3P इधर 3P उधर। कहने का मतलब कोई मेरे को इधर 3P अमाउंट से लगा रहा है, कोई आगे खींच रहा है 3P से। टोटल अगर करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव, मतलब नेट लोड कितना 0। कहने का मतलब मेंबर AB पे कोई लोड नहीं लग रहा होगा, मेंबर AB पे क्या लग रहा होगा, कोई लोड नहीं लग रहा होगा, इधर ही कहीं सारा चीज खत्म हो गया होगा सब लोड लग के। ये तो बात सही है, मेंबर AB पे कोई लोड नहीं लग रहा होगा तो क्या रिएक्शन लग रहा होगा, इस पे कोई सपोर्ट रिएक्शन लग रहा होगा, नहीं कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं लग रहा होगा, मेंबर AB पे कोई लोड नहीं लग रहा। मेंबर AB क्या है, फ्री है, ठीक है भाई फ्री है। लेकिन जिस तरीका से मैंने सोचा, जिस तरीका से मैंने बनाया, वो लग रहा था कि मैं एकदम लेमन की तरह बना रहा था, कोई मज़ा नहीं आया। किस तरह से मज़ा ले भाई, मज़ा लेना है, मज़ा लेने के लिए बहुत सारा तरीका। एक तो इस तरह से सोचना पागलपंती की तरह, जैसे मैंने सोचा, ये हो गया सोचने का तरीका। दूसरा तरीका पे आते हैं, बात करते हैं, बात विचार विमर्श करते हैं भाई, इसको मिटाते हैं जरा सा। और इस तरह से नहीं सोचेंगे, बस खाली आप याद रखिएगा कि जो लोड मैं बताया किस मेंबर पे कितना लग रहा है, क्या वहीं आ रहा है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं मैं बता रहा हूँ तरीका। आपको जस्ट मेंबर के नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दिए, जहाँ पे D था उसके जस्ट नीचे D लिख दीजिए, जहाँ पे C था जस्ट उसके नीचे C लिख दीजिए, जहाँ पे B था जस्ट उसके नीचे B लिख दीजिए, जहाँ पे नीचे A था उसको A लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है भाई लिख दिया। अब क्या कीजिए, D से स्टार्ट हो जाइए, D से स्टार्ट हो जाइए। D पे कितना लोड रहेगा, P अमाउंट पे लोड रहा है, कैसा टेंसाइल, टेंसाइल को प्लस मान लीजिए, क्या मान लीजिए प्लस। मैंने उठाया यहाँ से ऊपर गया, मैं बोला P अमाउंट का लोड लग रहा होगा, एक्सिस से ऊपर जा रहा है मतलब प्लस है, एक्सिस से नीचे मतलब माइनस, तो मैंने P मानकर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर इधर बढ़ा, क्या लोड लग रहा है C तक तो कोई नहीं लोड लगा, C पे लगा है, तो मैं P अमाउंट का सेम लोड पकड़कर आ गया C के पास। C के पास आने के बाद पूछा अब क्या लग रहा है भाई, तो C बोला मेरे पास 2P लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई, तो टेंसाइल मेरे पर लोड लग रहा है, तो मतलब प्लस लग रहा है, हाँ। तो P में मैं 2P जोड़ दिया, टोटल कितना होता है 3P, मतलब P के ऊपर 2P लग गया, तो मतलब P के ऊपर 2P, मतलब ओवरऑल इस पॉइंट का क्या नाम हो गया 3P, ठीक है भाई 3P पे आ गया। फिर मैंने C के तरफ, C से B के तरफ मुड़ना स्टार्ट किया, चलता गया। जैसे ही B के पास पहुंचा, B बोला मेरे पास लोड लग रहा है कितना 3P, किधर भाई, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, मतलब नीचे माइनस में, मतलब ठीक है मैं यहाँ से 3P डिस्टेंस नीचे आता हूँ, 3P ऊपर था 3P नीचे आ गया। अभी टोटल कितना हो गया, 0 पे मैं आ गया 0 पे आया। फिर मैंने आगे बढ़ता गया, क्या लोड लग रहा है, क्या कोई लोड लग रहा है, क्या कोई लोड लग रहा है, क्या नहीं कोई नहीं लोड लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ से पता चल गया मेंबर CD में जो लोड लगा है वो कितना लगा है, P अमाउंट का लगा है। मेंबर BC में जो लोड लगा है कितना लगा है, ये यहाँ से देखिए कहीं से भी अगर चाहिए BC में, कहीं से भी आप घूमते फिरते जाइए BC में कितना लोड लगा है, 3P लोड लगा है। तो मतलब इतना इस तरह से सोचने से अच्छा है कि एक डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाने से मूव करते करते देख लो क्या बन रहा है, कितना हर मेंबर में आ रहा है। इसमें पता चल गया कि 3P लोड लग रहा है BC में, इससे इसमें पता चल गया कि CD में जो लोड लग रहा है वो P अमाउंट का लग रहा है, प्लस में मतलब टेंसाइल नेचर का है, और AB में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। 0 लग रहा है मतलब कोई नेचर नहीं उसका, ठीक है, सिक्सर है, ठीक है। तो अभी ये बात हो गया, ठीक है, ज़्यादा मजाक नहीं, मतलब समझ गए हम लोग क्या कहना चाहते हैं। इस चीज को बोला जाता है एक्सियल लोडिंग डायग्राम। क्या बोला जाता है, लोडिंग डायग्राम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये बताया कि अगर इस तरह से आपको कोई मेंबर मिले, जो मेंबर के अंदर आपको लोडिंग वोडिंग देखने को मिल जाए, इस तरह का बातें होने लगे, तो आप आसानी से निकाल पाए कि हर पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है। भाई इसका मतलब क्या हुआ, तुम ये मेरे को क्या बता दिए, इस तरह से बताओगे तो कोई काम चलेगा क्या, नहीं। अब आते हैं एक और बनाते हैं थोड़ा सा मतलब आसान, इससे भी आसान। क्या भाई, ये तो मेरा नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर था, सोम के जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग बोले थे कि मेरा एजम्पशन है कि भाई प्रिज्मेटिक मेंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बताया था वो नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर था। प्रिज्मेटिक एक बनाते हैं, प्रिज्मेटिक बनाकर उसमें थोड़ा सा समझते हैं। ये मेरा मेंबर हो गया, प्रिज्मेटिक है, यहाँ पे P लोड लगा दिए, ABC 3 गो सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे P लगा दिए, यहाँ पे 3P लगा दिए, यहाँ पे इस तरह से P लगा दिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं भाई जो सेकंड ऑप्शन था, जो सेकंड तरीका था जो मैंने बताया लोडिंग डायग्राम से, उससे ही बनाने की कोशिश करूँगा ताकि उससे फटाफट समझते हैं, फटाफट अंदाज में बनाते हैं, देखते कितना जल्दी बनता है। लाइन ड्रॉ किए, इधर से मूव करना स्टार्ट किए, ये क्या है P, कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले नहीं, पहले नाम लिख देते हैं जस्ट नीचे B, ये क्या है C, ये क्या है, इसको O मान लेते हैं, ये O, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं A पे कैसा लग रहा है P कैसा है, टेंसाइल, टेंसाइल मतलब ऊपर चला गया P आ गया यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है 3P, ज़्यादा P ऊपर बन गया, थोड़ा सा कम हाइट रखते हैं P का। P यहाँ पे P से 1 तक आए, B तक आए, A से B तक आए, P अमाउंट का लग रहा है, कोई अभी तक एक्स्ट्रा लगा नहीं। B पे जैसे यहाँ 3P लग गया, कैसा टेंसाइल नेचर का, मतलब P के ऊपर 3P बनाना है, 3P के ऊपर 3P बनाए, मतलब कहाँ चले गए, टोटल 4P पे चले गए। 4P पे से आने के बाद फिर B से C के पास आए, B के C के पास आने के बाद देखा क्या P कैसा कंप्रेसिव, मतलब धक्का दे रहा है, धक्का मतलब क्या, निगेटिव। P 4P से जस्ट P नीचे आ गए, -P कर दिए, -P करने के बाद कहाँ पे आ गए, -P करने के बाद हम लोग अगेन 3P पे आ गए, कहाँ पे आए 3P पे, P छोटा सा करते हैं, तो यहाँ से कहाँ पे आ गए 3P पे आ गए। 3P आने के बाद फिर हम लोग C से आए O तक कोई चेंजिंग आया नहीं, मतलब क्या, मतलब मेंबर OC में जो है वो कितना लोड लग रहा होगा, OC में जो लोड लग रहा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3P टेंसाइल। मेंबर CB में जो लोड लग रहा है वो क्या लग रहा होगा 4P टेंसाइल। मेंबर BA में कितना लोड लग रहा होगा, मेंबर BA में लोड लग रहा होगा कितना लग रहा है भाई P टेंसाइल। ये मेरा नेचर आ गया, सब सेक्शन में फोर्स आ गया, कितना आसानी से आ गया, आसानी से। तो इसी तरह से लोड बनाकर फटाफट क्वेश्चन बनाने के स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से हम लोग क्या समझ गए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब ये बात तुमको शायद पच ना रहा हो कि ये एक मटेरियल के अंदर भाई P कैसे लोड लगा दिए 3P, ये कैसे हो गया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कैसे। ये इस तरह से लोड नहीं लगता है 3P, ठीक है ना। ये जो लोड लगा होगा इसमें क्या हुआ होगा कि मेंबर यहाँ पे इस तरह से एक और बीम ऐड कर दिया होगा, ठीक है। बीम ऐड करने के बाद इधर P मैग्नीट्यूड से खींच रहा होगा, 3P लगाया था ना, इधर भी 1.5P, ठीक रख देते हैं, आसानी से होगा 1.5, नीचे से भी 1.5 लगा रहा था। दोनों ये क्या है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, ये भी इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या करते हैं, इसेंट्रिक एक्सियल लोड का फॉर्मेशन करते हैं, मैंने तुरंत बताया था। इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या बनाते हैं, एक एक्सियल लोड देते हैं और क्या देते हैं, एक ट्विस्टिंग मोमेंट देते हैं, सॉरी बेंडिंग मोमेंट देते हैं। तो ये क्या होगा 1.5 का, यहाँ पे एक 1.5P का एक क्या दिया होगा, एक्सियल टेंसाइल लोड दिया होगा, ये क्या भी दिया होगा, एक्सियल टेंसाइल लोड दिया होगा 1.5P का। इसके साथ साथ ये क्या दिया होगा, इधर मुड़ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट दिया होगा 1.5, लेकिन 1.5P ये क्या किया होगा, इस डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट दिया होगा। दोनों बेंडिंग मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल कर दिया, मतलब नेट कितना हो गया हो
3P टेंसाइल, इस तरह से लगा होगा। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स को मैंने सिंपल में अंदर में लगा कर दिखा दिया था। अब ये मैंने आपको समझा दिया अंदर में कैसे लोड लगा। अंदर में कोई लोड नहीं लगाया होगा, इस तरह से मेंबर अटैच होगा, दोनों ऊपर से खींच रहे होंगे, अंदर में मैंने दिखा दिया था। अब क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख गए, बाद में लोडिंग डायग्राम सीखेंगे विस्तार से। जब बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ लेंगे तब। अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे। आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, जितना सिंपल शियर स्ट्रेस स्ट्रेन और इलास्टिक के बेसिस पे जितना बेस्ट न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। किधर गया मेरा जुगाड़, हाँ रुक जा भाई, गिरता का है को है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। भाई बुक मैं यूज कर रहा हूँ किसी इंस्टीट्यूशन का, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। दिख रहा होगा किसका है, कौन सा इंस्टीट्यूशन का है, मतलब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई स्टूडेंट था मैं वहाँ का, गड़बड़ तो कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 गेट 2014 का ये क्वेश्चन है। आते हैं बनाते हैं, पहले समझते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द बार एज शोन इन द फिगर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील एल्युमिनियम एंड ब्रॉन्ज पार्ट इज 500 mm², 400 mm², 200 mm² respectively. The maximum P that will be allowed not exceed the stress 140 MPa, 90 MPa in aluminium and 100 MPa in bronze। अच्छा क्या बोला भाई, ये बोल रहा है कि जो मेरा बीम बना हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखकर ये इतना तो समझ गए होंगे कि ये मेंबर प्रिज्मेटिक है या नहीं। ठीक है, ये तो लग रहा है कि उसी तरीके का जो मैंने पहला क्वेश्चन अभी एफबीडी में जो सिंपल मैंने एक बनवाया था इससे जस्ट पहले, उसी का तरह है। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है भाई, आप खाली बनाने की कोशिश की जगह बन रहा है तो आपसे, इसमें मेरे को तो भाई सेम लग रहा है, कुछ करना वरना नहीं है। ये एक नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर का केस है। ठीक है, नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के बाद एफबीडी बनाएंगे, उसके बाद समझेंगे। ड्राइंग तो लग रहा है कि लकवा मारा है, कोई बात नहीं, जल्दी बनाना है। लेकिन ये ओहो, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं भाई डायग्राम। फिर भी बढ़िया से नहीं बना। इधर क्या लोड लगा भाई, 2P का नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है। ठीक है, ये P का नेचर कैसा है, टेंसाइल है। ठीक है, ये 4P का भी नेचर क्या है, टेंसाइल है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इस तरह से एक नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर है, नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर है, प्लस में वो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। पहला का जो मटेरियल वो स्टील है, दूसरा का मटेरियल जो अल्युमिनियम है, तीसरा का जो मटेरियल है वो क्या है, ब्रॉन्ज है। ठीक है, ब्रॉन्ज है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टील अल्युमिनियम और ब्रॉन्ज को मिलाकर मैंने एक नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर बनाया है, और नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर में इस तरह से लोड लगाए हैं। लेकिन अलग अलग मटेरियल का है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग फेल्योर स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि मैं P कितना अमाउंट का लगाऊं ताकि जो मेरा ये सिस्टम है वो फेल ना हो, कि पूरा सिस्टम के बारे में केयर करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि अगर मैं जो ये लोड लगाया हुआ है, इस लोड के कारण हर एक मेंबर में कितना कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, और हर एक स्ट्रेस से कंपेयर करेंगे कि जो दिया हुआ है लोड उससे कितना P का वैल्यू आता है। समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग हर एक मेंबर का स्ट्रेस निकालेंगे। पहले हर एक मेंबर का स्ट्रेस निकालने से पहले हर एक मेंबर पे कितना लोड लग रहा है वो निकालना जरूरी है, और हर एक मेंबर का लोड निकालना मतलब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। इस तरह से लाइन ड्रॉ किए, फटाफट बनाना है। नाम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, ये सेक्शन हो गया ABCD सेक्शन का, बुक रखते हैं। अब ABCD सेक्शन में यहाँ पे 2P क्या कंप्रेसिव नेचर, मतलब नीचे आ गए 2P। ठीक है, ये D पॉइंट था, ये C पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है। ठीक है, तो 2P नीचे आए। अब D से C तक आ गए, कोई लोड एक्स्ट्रा नहीं लग रहा था। जैसे C पे है उस पर P अमाउंट का लोड लग रहा है। P अमाउंट का कैसा लग रहा है, टेंसाइल। तब -2P थे, अब -2P से ऊपर आ गया हल्का P। अभी भी किस पे है, ये -2P था, अब यहाँ पे कितने पे हैं, P पे आ गए हैं। P पे आ गए हैं। अब यहाँ P से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं C पॉइंट तक, C पॉइंट पे आए तो एक नया फोर्स लग रहा है 4P। 4P कैसा नेचर है इसका, टेंसाइल। तो -P + 3P कितना आ गया, -P + 4P कितना आ गया, 3P। 3P अमाउंट का पे आ गए। 3P से हम आ गए A पॉइंट तक। A पॉइंट तक कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा। कहने का मतलब AB मेंबर में 3P लोड लग रहा है, BC मेंबर में P लोड लग रहा है जो कि कंप्रेसिव नेचर का है, CD में -2P लोड लगा है जो कि क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है। ये इससे समझ में आ गया, मतलब हर एक मेंबर का लोड मेरे को पता चल गया। ठीक है, हर एक मेंबर को लोड पता चल गया। अब क्या करते हैं कि हर एक मेंबर में स्ट्रेस निकालते हैं, कितना स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस को आपको फॉर्मूला बताएं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या,
इंटरनल रजिस्ट्री फोर्स पर यूनिट एरिया और रजिस्ट्री फोर्स पर यूनिट एरिया, सबका एरिया के बारे में कुछ डाटा दिया है? हाँ, एरिया सबका दिया भाई। एरिया कितना कितना दिया है? स्टील से स्टार्ट किया, स्टील का कितना है? 500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है? 500 मीटर स्क्वायर है। इसका कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है, नहीं mm स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नहीं, 400 mm स्क्वायर, ठीक है। ब्रॉन्ज का कितना दिया भाई? ब्रॉन्ज का दिया है 200 mm स्क्वायर, 200 mm स्क्वायर। ये मेरा क्या दिया? एरिया दिया हुआ है। लोड पता चल गया, एरिया मिल गया, स्ट्रेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसका स्ट्रेस कितना होगा? इधर लिखते हैं, मेंबर स्ट्रेस इन मेंबर क्या? CD। मेंबर CD में कितना आएगा? 2P। नेचर से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेस को नेचर से कुछ मतलब नहीं है, कैसा भी हो, ठीक है। 2P आ गया, 2P अपॉन एरिया इसका कितना है? 200 मीटर, 200 mm स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे? जो स्ट्रेस है इतना मेगा पास्कल, MPa, ठीक है ना। और mm स्क्वायर में दिया है तो सीधे मेगा पास्कल लिख देते हैं, अगर P जो न्यूटन में होगा उसी हिसाब से, ठीक है। इतना मेगा पास्कल स्क्वायर। सिग्मा स्ट्रेस इन BC में निकालते हैं तो BC में कितना आ जाएगा? P है कंप्रेसिव नेचर का, अपॉन इसका एरिया कितना है? 400, ठीक है। अब निकालते हैं स्ट्रेस इन मेंबर AB में निकालते हैं तो कितना आएगा? AB में आएगा 3P लोड लग रहा है। एरिया कितना है भाई? एरिया है इसमें कितना दिया? 500। ये मेरा क्या आ गया? हर मेंबर में स्ट्रेस, और हर एक मेंबर में बोल रहा है कि मैं इतना लोड सक सकता हूँ। ये जो मेंबर BC है बोल रहा है मैं इतना लोड सक सकता हूँ, AB जो बोलता है मैं इतना लोड सक सकता हूँ। तो हर एक मेंबर पे अपना अपना सस्टेनेबिलिटी है। ये बोल रहा है कि इतना स्ट्रेस लग रहा है, इतना स्ट्रेस लग रहा है, मतलब जो लगने वाला स्ट्रेस जो है, जो बॉडी पर स्ट्रेस लग रहा है उसके फेल्यूर स्ट्रेस से कम रहेगा, तभी यही ये मेंबर सेफ रहेगा। अब मेंबर को सेफ रखना, हम पूछ रहा है कि P कितना अप्लाइड रखें ताकि ये पूरा कंप्लीट सेफ हो। लेकिन अगर हमको CD को सेव करना है तो CD को सेव करने के लिए जो वैल्यू है 2P/200, जो इसका अलाउएबल स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए। मेंबर CD का अलाउएबल स्ट्रेस कितना है भाई? कितना तक अलाउ कर रहा है? वो बोल रहा है कि 100 मेगापास्कल तक मैं अलाउ कर रहा हूं। CD का 100 मेगापास्कल तक अलाउड है, मतलब 2P अपॉन जो 200 का वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए? 2P अपॉन 100 का जो वैल्यू है हमेशा छोटा और बराबर होना चाहिए 100 से। अगर ये 100 के छोटा या बराबर होना चाहिए, मतलब 2P का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 2, मतलब P का वैल्यू कितना होना चाहिए? 10⁴ न्यूटन। इतना P का वैल्यू अलाउएबल है, 10⁴ न्यूटन, यानी 10 किलो न्यूटन। P का मतलब 10⁴ न्यूटन, मतलब 10 किलो न्यूटन अलाउएबल है। अब ये P के अनुसार P अगर जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज कितना लोड सह सकता है? 10 किलो न्यूटन तक अगर ब्रॉन्ज पे लोड लगाते हैं तो मतलब जो P का वैल्यू है अगर 10 किलो न्यूटन रखते हैं तो ब्रॉन्ज को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, बात समझ गया, ठीक है। अब आते हैं मेंबर BC क्या बोलता है? भाई मेरे पे स्ट्रेस जो लग रहा है वो P/400 है। P अपन कितना है? 400, और मैं जो सह सकता हूँ वो लोड वो कितना है? 90 मेगापास्कल। 90 मेगापास्कल सस्टेन कर सकते हैं, मतलब P का जो वैल्यू है वो कितना से कम होना चाहिए? 36 किलो न्यूटन। अगर मतलब P का जो वैल्यू है 36 किलो न्यूटन या उससे कम रहे तो ये मेरा जो मेंबर BC है, मतलब जो एल्युमिनियम का बना है, वो सेफ है। कहने का मतलब क्या, मेरे को पॉइंट मिल गया। ये बोल रहा है कि अगर तुम 10 किलो न्यूटन तक मेरे को लगाओगे तब तक मैं सेफ हूँ। कौन? ब्रॉन्ज। उससे ज़्यादा लगाएगा तो मैं मर जाऊँगा। ये क्या बोल रहा है? जो एल्युमिनियम है बोला कि 36 किलो न्यूटन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, भाई उससे ज़्यादा नहीं लगाना, मैं मर जाऊँगा। अब आते हैं AB क्या कहता है? AB का मतलब क्या है? स्टील बोलता है कि मैं 3P/500 तक लोड सस्टेन कर 3P/500 मेरे पर लोड लग रहा है, लेकिन मैं सस्टेन कितना कर सकता हूँ? मैं सस्टेन कर सकता हूँ 140 मेगापास्कल, ठीक है, 140 मेगापास्कल। अब 140 मेगापास्कल सस्टेन कर सकता है तो P का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 40 × 5 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा? 25 को 20, 5 70, 3 6
मतलब ये बोल रहा है कि लगभग मैं 23 किलो न्यूटन 23.3 किलो न्यूटन सह सकता हूँ, अगर इससे ज़्यादा लगाए तो मैं मर जाऊँगा। एक बोल रहा है मैं भाई 23 किलो न्यूटन पी का वैल्यू रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। वो बोल रहा है 10 किलो न्यूटन से ज़्यादा मत रखना, मैं फेल हो जाऊंगा। एक बोल रहा है 36 किलो न्यूटन तक रखना, इससे ज़्यादा रखोगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मतलब हर एक पार्ट को नहीं मेरे को सेव करना है, ऐसा करना है कि पूरा मेंबर सेफ रहे। अगर मैं 23 किलो न्यूटन लगा दूँ तो ये फेल हो जाएगा, कौन भाई ब्रॉन्ज वाला, ये दोनों सही रह जाएगा। अगर मैं पी का वैल्यू अप्लाई कर दूं 36 किलो न्यूटन तो ये दोनों मर जाएगा। कौन मर जाएगा भाई, 36 किलो न्यूटन लगा दूंगा। पी का वैल्यू 36 किलो न्यूटन किसके लिए आया था, पी का वैल्यू 36 किलो न्यूटन आएगा बीसी के लिए। अगर मैं 36 किलो न्यूटन पी का वैल्यू रख दूं तो एल्यूमिनियम बच जाएगा, बाकी सब मर जाएगा। तो मेरे को सबको नहीं मारना, सबको बचाना है। सबको बचाने के लिए पी का वैल्यू कितना रखेंगे, 10 किलो न्यूटन या उससे कम। इसमें आंसर देखिए कहीं दिया 10 किलो न्यूटन, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना फास्ट है, आसान है। सबसे पहले लोड निकालो, लोड से स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस क्या होना चाहिए, डेवलप स्ट्रेस जो अप्लाइड जो सस्टेन कर सकता है उससे कम होना चाहिए, उसको अनुसार पी का वैल्यू निकाल दो, हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डस्टर पहले मिल जाए। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन तो थोड़ा सा बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन प्रिज्मेटिक मेंबर है, ठीक है, प्रिज्मेटिक मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हुक्स लॉ खाली ध्यान में रखिए, हुक्स लॉ आपको याद आ रहा होगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद हुक्स लॉ को याद कीजिए। उसमें मैंने जब बता रहा था डिटेल एक्सप्लेनेशन था, कहीं डेल्टा एल निकालने मतलब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बताया था, बस उसी पे बेस्ट है और कुछ नहीं करना है, बस उसको याद कर लीजिएगा, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, बस उसको याद कर लीजिए। आसान सा फॉर्मूला, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है इंटरप्रिटेशन में। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल बार विथ ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग एज शोन इन द फिगर, द यंग मॉडुलस फॉर द सेक्शन ए बी एंड बी सी इज 3 and E। बढ़िया है भाई, प्रिज्मेटिक मेंबर है लेकिन अलग अलग मटेरियल है, याद ये ध्यान रखना है। प्रिज्मेटिक मेंबर है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन इसका मटेरियल अलग है। मटेरियल में क्यों बोला अलग है, मेंबर ए बी का जो इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो 3 है, और जो बी सी का है वो उसका इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना है, E है। तो मतलब अलग अलग यंग मॉडुलस क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी। अगर मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है मतलब मटेरियल अलग है, ये है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये प्रिज्मेटिक मेंबर है, इस पे लोड यहाँ पे F अप्लाइड है, इसके बाद यहाँ पे P अप्लाइड है। थोड़ा सा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी 3 है, इसका E है, और इसका नामकरण इस तरह से A B C है। पूछा क्या है, फॉर द डिफ्लेक्शन एट C टू बी 0 द रेशियो ऑफ P अपॉन F इज। क्या बात है यार, ये तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब खाली इसमें लैंग्वेज का बैरियर। ये क्या बोल रहा है कि सी के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन का मतलब वो पोजीशन से नहीं हिलना चाहिए, पोजीशन से नहीं हिला। जो सी है, जो सी पॉइंट है वो अपने पोजीशन से नहीं हिला, मतलब मेंबर का जो नेट डेल्टा एल मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, तभी तो अपना एल सी से नहीं होगा। अगर कोई मेंबर इसको अगर खींचता फोर्स लगाकर, ठीक है, चाहे अंदर में कैसा फोर्स लगा क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं, अगर मैं इसको घास दूँ तो अपना पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। अगर डिस्प्लेस कर जाएगा तो बोलेंगे उसका डिफ्लेक्शन हुआ है, अगर अपना पोजीशन से नहीं हिलता तो मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरे को ये बताना है कि पी और एफ का वैल्यू किस तरह से अरेंज करके रखें। एक वो खींच रहा है, एक वो ढकेल रहा है, तो खींचने और ढकेलने वाला को किस तरह से मैनेज किया जाए कि मेरा कोई डिफ्लेक्शन ना है। अगर ये रहता कि सेम मटेरियल का बना रहता तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई कितना, मतलब अगर ढकेलने वाला और खींचने वाला दोनों अगर बराबर में रहेगा तो सी के पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो पी का वैल्यू और एफ का वैल्यू बराबर रहेगा तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0, तो पी अपन एफ का वैल्यू की रेशियो क्या आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मेंबर में अलग अलग कर दिया है, अलग अलग मटेरियल डाल दिया है, तो कोई मटेरियल कम फोर्स पे ही खींचा जाता है, कोई मटेरियल ज़्यादा फोर्स पे भी नहीं खींचा पाता है। तो यही प्रॉब्लम है और पंगा नहीं है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा हेर फेर है। अब आते हैं क्या करते हैं, वही पुराना अंदाज, पहले लोडिंग डायग्राम, ठीक है। ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सी पे क्या लग रहा है, एफ अमाउंट में कोई खींचने वाला फोर्स है मतलब टेंसाइल पॉजिटिव। इधर से आते हैं पी, पी क्या है, दबाने वाला है, क्या है,
दबाने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होता है, जब लोडिंग डायग्राम बच्चा लोग बनाता है कोई भी, तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम उनको होता है। ये प्रॉब्लम ये होता है कि एफ में से पी हटाएंगे कि पी में से एफ घटाएं। भाई मेरे पास एफ है, ये पी आ गया, अगर पी एफ से बड़ा होगा तो निगेटिव में आ जाएगा। बात समझिए, अगर p का वैल्यू f से ज़्यादा हो जाए तो मतलब f में से p हटाएंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, मतलब लाइन से नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर f का वैल्यू p से ज़्यादा बड़ा है तो नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये मान के चलिए, अगर इस तरह का पंगा पड़ने लगे, आपको पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप ज़्यादा मत सोचिए, आप ये मान के चलिए कि जो मैंने फोर्स लगाया है, सबसे आसान तरीका है जो कि कन्फ्यूजन दूर रखेगा, हमेशा एक चीज़ को मान के हमेशा चलिए, वो ये मान के चलिए कि जो मेरा P लगा है वो F से छोटा है, P लगा है वो F से छोटा है। अगर P जो अब F से छोटा रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा, मतलब ये लाइन से नीचे नहीं जाएगा, हल्का लाइन से ऊपर ही रहेगा। अगर P F से छोटा है, अगर ये 3 किलो न्यूटन है, ये 5 किलो न्यूटन है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 बचेगा, मतलब पॉजिटिव बच रहा है, तो पॉजिटिव। तो हमेशा इसलिए मान के चलेंगे पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा टेंशन ना है, हमेशा P को छोटा मानेंगे F के कंपेयर में। मतलब अगर जहाँ भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आगे वाला को छोटा मान लीजिए पीछे वाला के कंपेरिजन में, ठीक है। इसको छोटा मान लिए, छोटा माने मतलब अभी जो वैल्यू है वो कितना है, F था, F माइनस P हो गया, ठीक है, F माइनस P हो गया। मतलब इस मेंबर AB में कितना लोड लग रहा होगा, F माइनस P लोड लग रहा होगा, F माइनस P लोड लग रहा होगा। इस मेंबर BC में जो लोड लग रहा होगा F लग रहा होगा। दोनों का नेचर क्या है, टेंसाइल। वो बोल रहा है कि BC, ठीक है, लोड समझ गया। अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि लोड पता चल गया, अब इस हर लोड के कारण हर एक मेंबर में जो डिफॉर्मेशन आया उसको एनालाइज कर लेते हैं। हर एक मेंबर में हर एक फोर्स के कारण, फोर्स का नेचर पता है, ठीक है, तो फोर्स का नेचर पता है, मतलब दोनों टेंसाइल मतलब दोनों खींचा है, मतलब दोनों में इलॉन्गेशन हुआ है, तो इसका डेल्टा एल निकालेंगे, डेल्टा एल इन मेंबर ए बी और डेल्टा इन मेंबर बी सी, दोनों में डेल्टा एल का वैल्यू निकालते हैं, और दोनों डेल्टा एल का वैल्यू का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर जो 0 आएगा उस रिलेशन से P और F में जो वैल्यू रिलेशन बनेगा उसी को हम लोग लिख देंगे अपना आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है वो याद होगा, PL अपॉन AE। P क्या है, अप्लाइड लोड, L मतलब लेंथ, AE का है मटेरियल का प्रॉपर्टी। तो सबसे डेल्टा एल फॉर किस मेंबर का निकालते हैं, डेल्टा एल फॉर मेंबर कौन सा निकालते हैं, AB के लिए निकालते हैं। डेल्टा एल फॉर मेंबर AB के लिए लोड इस पर कितना अप्लाई है, P क्या है, लोड अप्लाइड, तो P का वैल्यू कितना है, F माइनस P, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ, दोनों का लेंथ L है, दोनों का लेंथ L है, तो इसका लेंथ L लिख देते हैं, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं, ठीक है। E का वैल्यू कितना दिया है, 3E दिया हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट यानी यंग मॉडुलस का वैल्यू। ये मेरा डेल्टा एल फॉर AB आ गया। अब डेल्टा एल फॉर मेंबर BC निकालते हैं। BC के लिए लोड कितना है, F, ठीक है, F माइनस P ये है। और मेंबर का लेंथ कितना है, मेंबर का लेंथ L है, और इस इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू E है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है। दोनों का AL लिए हैं क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम दिख रहा है, प्रिज्मेटिक मेंबर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब डेल्टा एल अब प्लस डेल्टा एल ऑफ AB प्लस डेल्टा एल ऑफ BC इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कौन सा यही होना चाहिए, कोई इलॉन्गेशन नहीं है। डेल्टा एल इन AB प्लस डेल्टा एल इन BC शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल करेंगे 0, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके इक्वल टू 0 करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने के लिए थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, जगह मिलाते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। डेल्टा इन AB क्या है, F माइनस P मल्टीप्लाई विथ L अपॉन AE, ठीक है। P प्लस है PL अपॉन F लगा हुआ है ना, P नहीं लगा हुआ है, F लगा हुआ है, F अपॉन AE शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से AE, यहाँ पर 3AE है, 3AE, ठीक है। AE उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको करेंगे तो L भी निकल के उधर चला गया, 0 हो जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है।
अपने आप, ये तो आप कर लेंगे, इतना न्यूमेरिकल थोड़ा बताऊंगा। f माइनस पी प्लस 3f, ठीक है। अगर इसको करेंगे कैलकुलेट और, तो 4f माइनस पी शुड बी इक्वल टू 0, यानी 4f प्लस 4f इक्वल टू पी। 4f इक्वल टू पी कहने का मतलब, 4f इक्वल टू पी कहने का मतलब f अपॉन पी पूछा है कि p अपॉन f, p अपॉन f पूछा है, तो p अपॉन f इक्वल टू कितना गया मेरा 4, ये आंसर हो गया। p अपॉन f का वैल्यू कितना आ गया 4, यही है। इसी तरह का क्वेश्चन बेसिक होते हैं। बाकी हम लोग आगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया है उसको भरिए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ उसको बनाइए। नहीं आता है मेरे से डाउट सेक्शन में पूछिए, जो नंबर दिया हूँ उस पर पूछिए, ईमेल पूछना है, जिससे पूछना है पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अगले लेक्चर में कंपोजिट मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ वेट केस से जो प्रॉब्लम आएगा उसको सोल्व करेंगे। सेल्फ वेट कंसीडर कर लेंगे कल, जैसे मैं आज प्रिज्मेटिक मेंबर कंसीडर कर लिए थे, एक अपना एक्सेप्शन हटा के, उसी तरह से कल हम लोग कंसीडर करेंगे सेल्फ वेट को। और टेपर मेंबर के बारे में, मतलब नॉन प्रिज्मेटिक केस भी डील करेंगे, सेल्फ वेट भी काउंट करेंगे, और प्लस में कंपोजिट बार के लिए भी डिस्कस करेंगे। मतलब अलग अलग मटेरियल एक साथ लगा होगा, पिलर बना होगा, 2-3 अलग अलग मटेरियल को मिला के, ये सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल होप मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।